So hello people, this is your channel CATV and इस वीडियो में we are going to study the registered valuer। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ एक सेक्शन है, ठीक है। ये पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ एक सेक्शन है और इस सेक्शन पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनफैक्ट 8-8 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इजी है ये सेक्शन, ठीक है। और इस सेक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, राइट। हार्डली 3-4 क्वेश्चन, मे बी शायद 2-3 क्वेश्चन होंगे एंड इस तरीके से हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर को कम्प्लीटली अच्छे से ओवर कर लेंगे। चलो, तो बात करें रजिस्टर्ड वैल्यूअर की, तो सेक्शन 247 टॉक्स अबाउट द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। कंपनी अपॉइंट करता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर को, काहे के लिए अपॉइंट कर रहा है? फॉर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज एंड नेटवर्थ। तो वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, लाइबिलिटी एंड नेटवर्थ ऑफ द कंपनी अपॉइंट करता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर का। अब कंपनी अपॉइंट कर रहा है मतलब कंपनी में कौन? कंपनी अपॉइंट कर रहा है मतलब कंपनी में ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी अगर स्टैब्लिश है तो अच्छी बात है, अगर स्टैब्लिश नहीं है देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, कलेक्टिव बॉडी जो है वो अपॉइंट करती है, ठीक है। तो अगर ऑडिट कमेटी है तो अच्छी बात है, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपॉइंट करते हैं। तो क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ आ जाएगा, कि कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर रहे, मतलब कि क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ आ गया कि एमडी ने अपॉइंट किया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, एमडी अपॉइंट नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, ठीक है। और लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में तो ऑडिट कमेटी बनाना ज़रूरी है। तो कभी लिस्टेड कंपनी की बात है तो आपको उधर लिखना पड़ेगा कि देखो लिस्टेड कंपनी हो, ऑडिट कमेटी बनाना तो ज़रूरी है, तो ऑडिट कमेटी ही अपॉइंट करेगा, ठीक है। ऑडिट कमेटी जब नहीं होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कलेक्टिव बॉडी अपॉइंट करती है इंस्टेड ऑफ एमडी। तो अब ऑडिट कमेटी के लिए आपको सेक्शन 177 का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। जो भी है हम पर्सन को अपॉइंट करेंगे, जब हम पर्सन को अपॉइंट करेंगे तो सिंपल सी बात है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब सामने वाले पर्सन को क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ वैल्यूअर, तो क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, साथ ही साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ वैल्यूअर और मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन में कोरम होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंसड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ वैल्यूअर और मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंसड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। देन आती है बात ड्यूटीज़ की। तो जब वो वैल्यूएशन कर रहा है तो इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करना है, ठीक है। तो इम्पार्शियल एटीट्यूड है, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करना चाहिए, जो भी वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन एज पर द रूल्स होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट क्या बोला गया है कि वैल्यू जब वैल्यू कर रहा है किसी एसेट, लायबिलिटी, नेटवर्थ, जो भी वैल्यू कर रहा है, तो उसके डेट ऑफ वैल्यूएशन के प्रीसीडिंग 3 ईयर और आगे के 3 ईयर में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो जाके वो वैल्यूएशन कर सकता है। मतलब कि अगर उसका असेट में इंटरेस्ट है, 2 साल पहले जिस असेट में इंटरेस्ट था उस असेट का अगर वो वैल्यूएशन करे तो वो वैल्यूएशन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर करेगा तो वो कॉन्ट्रावेशन की गिनती में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। अगर उसने वैल्यूएशन करा, सिंपल सी बात है, उसने वैल्यूएशन करा तो वो कॉन्ट्रावेशन की गिनती में आ जाएगा। और अगर ये कॉन्ट्रावेशन विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड कंपनी और मेंबर, कॉन्ट्रावेशन का इंटेंशन क्या है? कॉन्ट्रावेशन विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड कंपनी और मेंबर, अगर इंटेंशन है तो फाइन है 1 लाख से 5 लाख, इम्प्रिजनमेंट है 1 साल की। और अदरवाइज इंटेंशन नहीं था, अगर हो गया ऐसा कॉन्ट्रावेंशन तो 25,000 से 1 लाख तक का फाइन है। और चलो ठीक है, अगर इंटेंट है तो 1 लाख से 5 लाख तक चले जाएगा। साथ ही साथ रेम्यूनरेशन भी, इम्प्रिजनमेंट भी है, क्योंकि इधर इंटेंशन आ जाता है तो रिफंड करना पड़ेगा, इनफैक्ट रेम्यूनरेशन रिफंड करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ रिफंड को तो करना ही पड़ेगा रेम्यूनरेशन, साथ ही साथ पे डैमेजेस टू कंपनी, रेम्यूनरेशन भी रिफंड करो और कंपनी को डैमेजेस भी पे करो, क्योंकि आपका इंटेंट था टू डिफ्रॉड, ठीक है, टू कंपनी और मेंबर। और ठीक है, कंपनी को अगर लॉस हुआ है तो कंपनी को लॉस को भी रीइंबर्स करो, साथ ही साथ रेम्यूनरेशन भी रिफंड करो और साथ ही साथ फाइन लगेगी, वो तो है ही। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। अब जो है फॉर वैल्यूएशन, ओके। अब इधर कुछ एक ये ट्रिपल मारे, इस तरीके से हमने बोल दिया कि ये ट्रिपल मारे इन द सेंस कि रेम्यूनरेशन तो पे करना ही पड़ेगा, रेम्यूनरेशन तो रिफंड करना ही पड़ेगा, डैमेजेस की भी भरपाई करनी पड़ेगी, फाइन भी पे करना पड़ेगा और इनफैक्ट इम्प्रिजनमेंट तो अपना है ही। अब
कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जो 247 की पावर फंक्शंस है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईबीबीआई को डेलीगेट कर दी है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी एक्सरसाइज कर सकता है अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो इस तरीके से जो है हमने रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कंसेप्ट ख़त्म किया है। अब हम जो है इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के 2 क्वेश्चन हैं, हम फटाफट उन 2 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मैसर्स APCO लिमिटेड, जो एक लिस्टेड कंपनी है फॉर कैरिंग आउट द वैल्यूएशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाना था, स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ कंपनी, जो कंपनी के नाम पे था, एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनी इस एक्ट में जरूरत थी तो वैल्यूएशन करवाना था। तो प्रपोजेस टू अपॉइंट मेहता, तो कौन बोल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज टू अपॉइंट मेहता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है कि नहीं कर सकता? एन इंडिविजुअल एज द वैल्यूअर रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, रीड विद रूल्स द ऑडिट कमिटीज ऑफ ओपिनियन, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कोई राइट नहीं है, तो ऑडिट कमिटी सही बोल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास तो बिल्कुल राइट नहीं है, ऑडिट कमिटी ही अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि वही सेक्शन 247 क्या बोलता है कि कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी स्टैब्लिश करना है तो ऑडिट कमेटी, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है देन बोर्ड अपॉइंट करता है। पर ये लिस्टेड कंपनी है, सेक्शन 177 क्या बोलता है कि लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी होना जरूरी है, और ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी ही अपॉइंट करेगा। ठीक है, फॉर द वैल्यूएशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन क्या करना है? वैल्यूएशन करना है असेट, लायबिलिटी या नेटवर्थ का। अब असेट में क्या क्या आता है? ये असेट में ये सब चीज़ आती है, PSSD, ये इसको निमोनिक इसका बना लेते हैं या इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये निमोनिक बना दिया है कि GDP SSS इज द सेंस की गुडविल, D से डिबेंचर, E से प्रॉपर्टी, शेयर्स, स्टॉक, सिक्योरिटीज, इस तरीके से हमने पढ़ा, राइट। अब जो है ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। ठीक है, सॉल्यूशन में भी यही था कि 247 रजिस्टर्ड वैल्यू को वेयर वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, इट शैल बी वैल्यू बाय अ पर्सन। वही हमने पढ़ा था कि वैल्यूएशन जो है वो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोरम रजिस्टर्ड होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंक्लूजन, इन आवर ओपिनियन, ठीक है, इन आवर ओपिनियन, 1 सेकेंड, ऑडिट कमिटी इज करेक्ट एज अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर। हाँ, ऑडिट कमिटी करेक्ट है। ठीक है, यही था कि ऑडिट कमिटी करेक्ट है कि नहीं, और ऑडिट कमिटी इधर करेक्ट निकल गई। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को काटो, इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन को काटा। ओके, रही बात आती है KIL लिमिटेड की, तो क्या बोला है कि KIL लिमिटेड ये भी एक लिस्टेड कंपनी है, प्रपोज टू एक्वायर प्लांट फॉर कंसिडरेशन। अब ये लिस्टेड कंपनी है, इनको एक्वायर करना है प्लांट फॉर कंसिडरेशन। तो KIL लिस्टेड कंपनी है, प्रपोज टू एक्वायर प्लांट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो एक्वायर करा, ठीक है, प्लांट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब डायरेक्टर से आप एक्वायर कर रहे हो, तो सी आप डायरेक्टर से एक्वायर कर रहे हो असेट फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, बदले में आप कैश के अलावा कुछ दे रहे हो, तो ऐसे केस में सेक्शन 192 एप्लीकेबल हो जाता है। और सेक्शन 192 एप्लीकेबल क्या होता है? ठीक है, जब आप डायरेक्टर से इस टाइप के ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए, एक तो मेंबर की। ठीक है, तो 247 का लिंक किस तरीके से है 192 से, कि 192 ये बोलता है कि डायरेक्टर के साथ जब आप ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, एक्वायर कर रहे हो एसेट को, एसेट एक्वायर कर रहे हो और बदले में कैश के अलावा कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में प्रायर अप्रूवल लगती मेंबर की। सबसे पहले प्रायर अप्रूवल लगती मेंबर की। सेकंड, एंड वैल्यू ऑफ सच एसेट शैल बी ड्यूली डिटरमाइंड, और वो जो एसेट जो आप एक्वायर कर रहे हो वो ड्यूली डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा, और इसलिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जगह हमको 247 में आना पड़ता है। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आइडेंटिफाई JK एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। अब MD ने आइडेंटिफाई करा JK को, और KK जो है, जो डायरेक्टर है, उसने यही एक्वायर करा था 48 मंथ बैक। जो KK ने एक्वायर करा था ना, वो ये जो एसेट है जो हम KK से एक्वायर कर रहे हैं, उसे KK ने एक्वायर करा था 48 महीने पहले। किससे? 48 महीने पहले फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म से लिया था, और वो पार्टनरशिप फर्म में JK की वाइफ पार्टनर थी, और वही JK अब उस एसेट का वैल्यूएशन कर रहा है 48 महीने बाद। तो सी 3 साल बोला है, 3 साल मतलब 36 महीने, तो ये 48 महीने पहले JK का इनडायरेक्टली इंटरेस्ट था,
36 महीने पहले तक तो नहीं था, वो तो 48 महीने था, मतलब कि 3 साल पहले था इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे केस में जेके को अपॉइंट किया है तो सही अपॉइंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपॉइंट को क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, एमडी अपॉइंट कर रहा है। तो जेके को अपॉइंट करा ठीक है, पर अपॉइंट जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, जो पूछ रहे हैं मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, डिसीजन ऑफ अपॉइंटमेंट तो ठीक है कि आप जेके को अपॉइंट कर सकते हो, पर जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है वो आप किससे कर रहे हो, एमडी के द्वारा कर रहे हो। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एमडी के द्वारा आप नहीं करवा सकते। तो यही बात करी थी कि 247 की बात कर ली इन्होंने। पहले तो अभी अपन पहले ये देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। डिसीजन टू अपॉइंट जेके रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैलिड है क्योंकि वो ड्यूली क्वालिफाइड है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर इज नॉट वैलिड एज अपॉइंटमेंट मेड बाय ऑडिट कमिटी। वो तो ऑडिट कमिटी होगा क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, नॉट बाय एमडी, ठीक है, ओके। तो अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर, हम आंसर देखें तो 247 क्या बोलता है, अकॉर्डिंगली वैल्यूअर शैल बी अपॉइंटेड, ठीक है। वैल्यूअर को अपॉइंट करना चाहिए ऑडिट कमेटी द्वारा, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, ये हमने बात करी। साथ ही साथ द वैल्यूअर अपॉइंटेड शैल नॉट अंडरटेक वैल्यूएशन, और वही बात कर दी प्रोविजन की कि उन्हें वैल्यूएशन नहीं करना चाहिए ऑफ एसेट्स इन विच उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 3 ईयर प्रायर टू इस पीरियड, ठीक है। अगर 3 साल आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, प्रायर टू अपॉइंटमेंट एज वैल्यूअर, ठीक है, तो आपको नहीं करना चाहिए वैल्यूएशन, ठीक है। शेल नॉट अंडरटेक वैल्यूएशन ऑफ एसेट अगर आपका उस एसेट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 ईयर। सेक्शन 177 क्या बोलता है कि ऑडिट कमेटी तो एस्टैब्लिश करना मैंडेटरी है। सेक्शन 192 क्या बोलता है, सेक्शन 192 ये बोलता है कि अगर आप एसेट एक्वायर कर रहे हो तो प्रायर अप्रूवल चाहिए मेंबर का, साथ ही साथ वैल्यू ऑफ सच एसेट ड्यूली एक्वायर्ड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। फिर इन द प्रेजेंट केस की बात कर ली, वो कंक्लूजन दे दिया। तो 247 भी आया, 177 भी आया और 192 भी आया। तो इस तरीके से जो है हमने हमारे ये वाला क्वेश्चन ओवर किया, ओके। और साथ ही साथ हमने जो है सेक्शन 192 को भी इधर हमने पेस्ट कर दिया कि आप डायरेक्ट ऐसे कोई सी भी चीज़ परचेस कर रहे हो तो सबसे पहले प्रायर अप्रूवल चाहिए। मैम आप एसेट परचेस कर रहे हो, कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तो प्रायर अप्रूवल लो मेंबर से। साथ ही साथ वो जो वैल्यू है ऑफ एसेट एक्वायर्ड वो ड्यूली डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर होना चाहिए, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जगह हम के लिए हमको 247 में तो आना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाला टॉपिक एंड इसके क्वेश्चंस और होते हैं। 2 ही क्वेश्चन थे, ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। और कितना छोटा वीडियो है, अराउंड 12-13 मिनट में ये ओवर हो गया, राइट। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी अब कुछ वीडियो लॉ में ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आएंगे, जैसे रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी। सी रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी में क्वेश्चन ज़्यादा है तो वो तो बड़ा हो ही जाएगा, बट हाँ ऐसे कंसेप्ट जो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो पर्टिकुलर टॉपिक हम स्किप कर देते तो क्यों ना हम इसको छोटे छोटे मिनट्स में कम मिनट्स में इसको हम ओवर कर दें, तो वो हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि ये आते ही है, अब देखो अगर आप देखें तो मई 18 में, इनफैक्ट मई 19 में भी ये आया है 8 मार्क का, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।